सोचिए कि अगर एक संकी भूत शादी करने के लिए पागल है और वो आपकी गर्लफ्रेंड को दुल्हन बनाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? भूत से लड़ेंगे या भाग जाएंगे? ऐसा ही कुछ फेस करता है इस कहानी का हीरो। इतना ही नहीं, इस कहानी में भूत एक लड़की के अंदर घुस जाता है और लड़की की आत्मा एक बकरी में चली जाती है, और इसके बाद जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसकी वजह से आप स्क्रीन से नजर ही नहीं हटा पाएंगे। ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और हर घटना अगली घटना से जुड़ी हुई है, इसलिए सभी पॉइंट्स को कवर करने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने पर आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो बैठ जाइए पॉपकॉर्न लेकर और एंजॉय कीजिए ये जबरदस्त एक्सप्लेनेशन। साल 1952 के समय में हो रही कुछ घटनाओं को दिखाते हुए इस कहानी की शुरुआत होती है। इस समय कोंकण के एक गांव में एक माँ अपने 13 से 14 साल के बेटे को छड़ी से मार रही होती है। उस लड़के की छोटी बहन गीता अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी माँ रुकने का नाम ही नहीं लेती है। फिर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम गोटिया है और वो अपने पड़ोस में रहने वाली मुन्नी नाम की लड़की से एक तरफा प्यार करता है। गोटिया किसी भी हालत में मुन्नी को पाना चाहता है। उधर मुन्नी की सगाई होने वाली होती है, लेकिन गोटिया को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उसने मुन्नी के मंगेतर को जहर देकर मारने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसी वजह से गोटिया की पिटाई हो रही थी। फिर स्थानीय परंपरा के हिसाब से गोटिया का सर मुंडवा दिया जाता है। जब गोटिया को लगता है कि अब मुन्नी उससे दूर हो जाएगी, तो वो कुछ खतरनाक करने का ठान लेता है। कुछ दिनों के बाद एक रात को वो अपनी छोटी बहन गीता को साथ में लेकर कहीं जाने लगता है। गीता के पूछने पर गोटिया बताता है कि वे चेटुकवाड़ी जा रहे हैं, जो उनका अपना आइलैंड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेटुकवाड़ी एक वीरान और जंगल जैसा इलाका होता है। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे एक भयानक आकृति बनी होती है और गोटिया एक किताब से कुछ पढ़ने लगता है। गीता के पूछने पर वो बताता है कि वो काला जादू कर रहा है ताकि मुन्नी हमेशा के लिए उसकी हो जाए। फिर आता है एक खतरनाक ट्विस्ट। गोटिया अचानक से अपनी बहन की जान लेने की कोशिश करने लगता है ताकि उसकी बलि देकर विधि को पूरा किया जा सके। दोनों में हाथापाई होती है और इसी बीच गोटिया पैर फिसलने की वजह से गिर जाता है, जिससे उसके सर पर गहरी चोट लगती है। गीता भागकर सबको पूरी बात बताती है और सभी लोग वहां पहुंचते हैं। तभी गोटिया मुन्नी लगन बोलता हुआ दम तोड़ देता है। मुन्नी लगन का मतलब मुन्नी से शादी। इसके बाद गोटिया का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग होता है। गांव के लोग गोटिया की अस्थियों को उसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं जहां गोटिया काला जादू कर रहा था। फिर वो उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ एक धागा बांध देते हैं। उनका मानना था कि गोटिया की मौत उसके मुंडन के 10 दिन पूरा होने से पहले ही हो गई थी। ऐसे में अगर उसकी आत्मा जाग गई तो वो एक ब्रह्म राक्षस बनकर लौटेगा, जिसको वहां के लोग मुंजा कहते थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें फिल्म का लीड कैरेक्टर बिट्टू दिखाया जाता है। अजीब बात यह होती है कि बिट्टू के ऊपर अक्सर कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन उसके साथ ये सब क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा। बिट्टू पुणे में अपनी माँ पम्मी और दादी गीता के साथ रहता है और बिट्टू अपनी माँ के साथ वहां एक सैलून चलाता है। तभी बिट्टू को एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसे अमेरिका के एक कॉलेज से बीए कॉस्मेटोलॉजी करने के लिए फुल स्कॉलरशिप मिली है। लेकिन उसकी माँ पम्मी कहती है कि जब यहाँ पर जमा जमाया बिजनेस है तो दूर जाने की क्या जरूरत है, जबकि बिट्टू पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहता है। अपसेट होकर बिट्टू दादी के पास आ जाता है। दादी उसका मूड हल्का करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगती है और बातों ही बातों में बिट्टू के पापा का जिक्र कर देती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बिट्टू के पापा कुछ समय पहले चल बसे थे, लेकिन किसी कारण से बिट्टू की फैमिली उसके पापा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते। कुछ देर बाद लंच करते वक्त पम्मी बिट्टू को बताती है कि पार्लर में बेला आई है और तुम्हें ढूंढ रही है। उसके साथ में कुबा भी आया है। दरअसल बिट्टू और बेला बचपन के गहरे दोस्त है। बिट्टू बेला को मन ही मन चाहता है, लेकिन आज तक कह नहीं पाया है, जबकि बिट्टू के प्यार से बेखबर बेला कुबा नाम के एक फिरंगी के साथ रिलेशन में थी। बिट्टू घर से बाहर जाने लगता है और जाए भी क्यों ना, जिससे वो प्यार करता है उसको किसी और के साथ देखना वाकई दिल तोड़ने वाली बात है। खैर, इससे पहले कि वो नजर बचाकर भागता, बेला उसे देख लेती है और उसका नाम लेकर बुलाते हुए उसकी तरफ आने लगती है। आवाज तो बेला की थी, लेकिन अचानक बिट्टू को लगता है जैसे कोई दूसरी ही आवाज उसका नाम लेकर उसे पुकार रही है। इस आवाज के साथ बिट्टू को कुछ विजन भी आने लगते हैं और गैस कीजिए उसे विजन में क्या दिखाई देता है। गांव का वही पीपल का पेड़ जो चेटुकवाड़ी में था, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
बेला बिट्टू के पास आकर झकझोरती है। तब उसे होश आता है। वो पूछने लगती है, क्या हो जाता है तुम्हें? बिट्टू कुछ नहीं बताता। फिर बेला उसे अपने लवर कूबा से मिलवाती है। वो कुछ बातें करते हैं। इतने में दादी आती है और बेला उनको अपने जुम्बा स्टूडियो के इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट करती है। अगले सीन में हम बिट्टू के दोस्त स्पीलबर्ग को देखते हैं। बिट्टू उससे आकर मिलता है और बेला के जुम्बा स्टूडियो के प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए कहता है। ये बात कर ही रहे थे, इतने में बिट्टू की कजिन सिस्टर रुकू का फोन आता है, जो गांव में रहती थी, कोंकण के उसी गांव में जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। रुकू बताती है कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है और बिट्टू को अपनी माँ और दादी के साथ गांव आना है। इधर बेला के जुम्बा स्टूडियो का इनॉग्रेशन हो रहा है और वहां बिट्टू स्पीलबर्ग के साथ पहुंचता है। स्पीलबर्ग प्रमोशनल वीडियो के लिए शूटिंग में लग जाता है, तो बेला बिट्टू को अकेला देखकर उससे जानना चाहती थी कि वो कूबा के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर कैसे बना सकती है। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही कूबा गाना वाना गाते हुए बेला को प्रपोज कर देता है। बिट्टू को ये सब देखकर काफी दुख होता है, लेकिन वो करता भी क्या। तभी उसे फिर से विजन आने लगते हैं, जिसमें कोई डरावनी आवाज उसे चेटुक्वाडी आने को बोल रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बिट्टू अपनी माँ और दादी के साथ रुकू के गांव जा रहा था। दादी पम्मी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अपने देवर से नहीं बनती है, लेकिन उसकी बेटी रुकू हमारी भी तो बच्ची है, उसकी सगाई हम कैसे मिस कर सकते हैं। इस पर पम्मी कहती है कि हमें वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिट्टू को वहां लेकर जाने की क्या जरूरत थी। उनकी बातों से हम ये तो समझ सकते हैं कि बिट्टू की फैमिली उसे उस गांव से दूर रखना चाहती है। कहानी को यहाँ तक देखते हुए आपके मन में कई सवाल खड़े हो गए होंगे, तो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कहानी को एंजॉय कर सकें। दरअसल बिट्टू को अक्सर उस पेड़ के विजन आते हैं और एक डरावनी आवाज उसे चेटुक्वाडी आने को कहती है। ऐसा होने के वक्त बिट्टू काफी डर जाता है, लेकिन इस बारे में वो किसी से कुछ बोल नहीं पाता है। दूसरी तरफ उसकी फैमिली भी उससे कुछ छुपा रही थी। आपको इनका फैमिली बैकग्राउंड भी बता देता हूं। बिट्टू की दादी असल में गोटिया की बहन गीता थी। उसके 2 बेटे थे, जिनमें से एक बिट्टू के पापा थे जो गुजर चुके हैं। अब दादी बिट्टू और पम्मी के साथ पुणे में रहती है। दादी का दूसरा बेटा बालू गांव में अपनी पत्नी और बेटी रुकू के साथ रहता है। आगे देखते रहिए, कुछ ही देर में सारे राज खुलने वाले हैं। सभी रुकू के घर पहुंचते हैं और चाय पीते हुए कुछ बातें करते हैं। दरअसल रुकू के पिता बालू और पम्मी एक दूसरे से काफी चिढ़ते थे। जब ही इन दोनों को मौका मिलता, ये आपस में बहस करने लगते थे और आज भी ऐसा ही हो रहा था। इनकी तू मैं से रुकू और बिट्टू दोनों का ही मूड खराब हो जाता है और दोनों समंदर के किनारे घूमने निकल जाते हैं। वहां घूमते हुए बिट्टू को वो आइलैंड दिख जाता है और फिर वही विजन और आवाजें। रुकू उसे उन ख्यालों से बाहर निकालती है और वापस घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ रुकना सही नहीं है। रुकू आइलैंड की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि यही तो है वो श्रापित जगह चेटुक्वाडी, और दोनों घर जाने लगते हैं। इधर बालू अपनी माँ को चेटुक्वाडी बेचने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दादी उसे बेचने से डर रही थी। उनका मानना था कि चेटुक्वाडी का पूरा आइलैंड और खासकर वो पेड़ श्रापित है, इसलिए उसे बेचना मुश्किल होगा। इस पर बालू कहता है, एक आदमी उसे लेने के लिए तैयार है, बस तुम पेपर्स पर साइन कर दो। फिर भी दादी नहीं मानती। तभी बिट्टू और रुकू भी घर आ जाते हैं। दादी के नहीं मानने पर बालू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मेरे कहने पर चेटुक्वाडी नहीं बेचोगी, लेकिन तुम्हारा बड़ा बेटा होता तो तुरंत मान जाती। सबसे पहले वही चेटुक्वाडी बेचने निकला था। अपने पिता के बारे में सुनकर बिट्टू अपनी माँ पम्मी से पूछने लगता है कि पापा के साथ क्या हुआ था, लेकिन पम्मी बात को टालने की कोशिश करने लगती है। ये सब देखकर बालू समझ जाता है कि बिट्टू को उसके पिता के अतीत के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया है, और वो बिट्टू को बताने लगता है कि तुम्हारा बाप चेटुक्वाडी बेचने के लिए उस पेड़ को जलाने गया था। वहां एक हादसा हुआ और वो समंदर में डूब कर मर गया। अपने पिता के बारे में जानने के बाद बिट्टू काफी दुखी हो जाता है और ना जाने उसे क्या सोचता है कि वो एक स्कूटी लेकर सीधा चेटुक्वाडी पहुंच जाता है। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है, उसे दिखाई देता है मुंजा। वो बिट्टू पर हमला कर देता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिट्टू के गायब हो जाने की वजह से सब लोग परेशान हैं और उसे गांव में ढूंढ रहे हैं। इधर बालू और दादी को पता चलता है कि बिट्टू का स्कूटर चेटुक्वाडी के पास मिला है, जिसका मतलब है कि वो वहीं पर गया है। दादी बालू से रिक्वेस्ट करती है कि वो बिट्टू को बचा ले, लेकिन बालू डर के मारे बहाना बनाकर निकल जाता है। जब मदद करने वाला कोई नहीं मिलता, तो दादी एक पुराने बक्से से एक छड़ी निकालती है और अकेले ही आइलैंड की तरफ निकल जाती है।
पेड़ के पास पहुंचने पर दादी को भी मुंजा दिखाई देता है। वो डर जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर बिट्टू के बारे में पूछती है। तब बिट्टू पेड़ में जकड़ा हुआ दिखाई देता है। मुंजा कहता है कि मेरा वंशज आ गया है और अब मुझे मुक्ति मिलेगी। दादी बिट्टू को छुड़ाने के लिए पेड़ पर छड़ी से मारती है। हैरानी की बात यह होती है कि छड़ी की मार से मुंजा को काफी चोट लगती है और वो बिट्टू को छोड़ देता है। ये वही छड़ी है जिससे मुंजा की मां ने उसकी पिटाई की थी। छड़ी की पिटाई का डर आज भी उसके जहन में बैठा है, इसलिए इस छड़ी से मुंजा को इतनी चोट पहुंच रही थी। दादी बिट्टू को लेकर जाने लगती है। तभी मुंजा पीछे से आकर बिट्टू की पीठ पर अपने पंजे से मारता है, जिससे पंजे का निशान बन जाता है। जैसे तैसे दादी और बिट्टू आइलैंड से दूर आ जाते हैं। बिट्टू दादी से पूछता है कि कौन था वो। मुझे इसके विजन आते हैं। फिर दादी पूरा अतीत बताती है कि ये मुंजा है और कभी मेरा भाई हुआ करता था, लेकिन वो यहां नहीं आ सकता क्योंकि मुंजा को उस पेड़ से बांधा हुआ है। तभी बिट्टू के पीठ पर मुंजा के पंजे का निशान जलने लगता है और मुंजा दादी के पीछे से आकर दादी की गर्दन मरोड़कर मार देता है। इस सदमे से बिट्टू बेहोश हो जाता है। फिर दादी के अंतिम संस्कार के वक्त बालू ये इल्जाम लगाता है कि दादी के मौत का जिम्मेवार बिट्टू और उसकी मां पम्मी है। बालू की बातों से दुखी होकर दोनों अपने शहर जाने के लिए निकल जाते हैं। सफर करते वक्त बिट्टू के पीठ का निशान फिर एक बार जलने लगता है और मुंजा दिखाई देता है। वो बिट्टू से कहता है कि मुझे चैटुकवाड़ी से मुक्ति मिल गई है और अब तू मेरा पेड़ है। वो बिट्टू से मुन्नी को ढूंढने के लिए कहकर गायब हो जाता है। अगले दिन घर पहुंचने के बाद जैसे ही रात होती है, तब फिर से पंजे का निशान जलता है और मुंजा आ जाता है। अब की बार मुंजा बिट्टू को बहुत बुरी तरह से परेशान करता है और मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन बिट्टू मना कर देता है। ये सुनकर मुंजा उसकी मां को मारने की धमकी देता है। मजबूर होकर बिट्टू को मुन्नी का पता लगाने के लिए जाना पड़ता है। फिर ये रोज का सिलसिला हो जाता है। शाम होते ही मुंजा आ जाता और बिट्टू की पीठ पर बैठकर पूरी रात मुन्नी को ढूंढने के लिए मजबूर करता। फिर सुबह होते ही गायब हो जाता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मुंजा से पीछा छुड़वाने के लिए बिट्टू मुन्नी को ढूंढ भी देता, लेकिन उन दोनों में से किसी को नहीं पता कि मुन्नी कहाँ मिलेगी। ये सब काफी दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन बिट्टू से मिलने स्पीलबर्ग आता है और वो ये जाहिर करता है कि बिट्टू नशा करने लगा है। दरअसल बिट्टू रात भर घर से बाहर रहता था, तो सबको लगने लगा था कि वो दादी के जाने के गम में कुछ लेने लगा है। बिट्टू इनकार कर देता है और अपने दोस्त को असलियत बताता है, लेकिन स्पीलबर्ग को भरोसा नहीं होता। तभी मुंजा आकर दोनों को डराने लगता है और दोनों को मुन्नी का पता लगाने को कहता है। असल में स्पीलबर्ग मुंजा का वंशज नहीं था, इसलिए वो मुंजा को देख नहीं पा रहा था, लेकिन सुन सकता था। इस बार बिट्टू थोड़ा दिमाग लगाता है और ये समझ जाता है कि हो ना हो मुन्नी का पता गांव से ही चल सकता है। वो रुकू से फोन करके पूछता है कि क्या वो किसी मुन्नी के बारे में जानती है। रुकू को ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन वो बिट्टू की हेल्प करने के लिए दादी के बचपन की कुछ फोटो भेज देती है। फोटो देखकर दोनों दोस्त देखते हैं कि एक लड़की बिल्कुल बेला जैसी दिख रही है। जल्दी ही दोनों समझ जाते हैं कि बेला की दादी ही असल में मुन्नी है। फिर दोनों बेला की दादी से बात करने पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो काफी बूढ़ी हो चुकी है। ये उनसे कुछ पूछ पाते उससे पहले ही बेला आ जाती है और बिट्टू से बात करने लगती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बेला और कुबा में अनबन हो गई है और उनकी एंगेजमेंट टूट गई है। ये बातें कर ही रहे थे, तभी मुंजा बेला को घूरने लगता है। इस डर से मुंजा बेला को कोई नुकसान न पहुंचा दे, बिट्टू अपने दोस्त के साथ वहां से भाग जाता है। अब मुंजा काफी खुश दिखाई दे रहा था। इन दोनों को लगता है कि शायद मुंजा समझ गया है कि बेला की दादी ही मुन्नी है। दोनों मुंजा से पूछते हैं कि अब क्या करना है। मुंजा कहता है कि चेटुकवाड़ी में शादी होगी और फिर दुल्हन की बलि देनी है ताकि उसे मुक्ति मिल सके। दोनों किसी के मरने की वजह नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मुंजा के धमकाने पर उन्हें मानना पड़ता है। ये पूछते हैं कि मुन्नी को कब लाना है, तो मुंजा बिट्टू के ऊपर कूद कर कहता है मुन्नी नहीं, बेला। ये सुनकर बिट्टू के तो होश उड़ जाते हैं कि अब मुंजा बेला की बलि देना चाहता है। अगले सीन में दोनों दोस्त एक पादरी के पास पहुंचते हैं जो भूत प्रेत का इलाज करता है, लेकिन बिट्टू को पादरी पर भरोसा नहीं था। तभी स्पीलबर्ग पादरी को बिट्टू के पीठ का निशान दिखाता है, जिसे देखते ही पादरी मुंजा का नाम लेता है। मतलब साफ था कि पादरी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। फिर पादरी बताने लगता है कि कोई मुंजा कैसे बनता है और उसे किस तरह से मार सकते हैं ताकि प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। पादरी खुलासा करता है कि मुंजा को बेला से शादी करने के लिए एक बकरी की बॉडी में घुसना पड़ेगा। बकरी के सर पर मुंजा के किसी वंशज के खून से एक खास तरह का निशान बनाना पड़ेगा, तब शादी होगी। लेकिन शादी से पहले जब मुंजा बकरी की बॉडी में होता है और बकरी को मार दिया जाए,
तो मुंजा खत्म हो जाता है। दोनों दोस्तों को प्लान अच्छा लगता है, लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि वो बेला को गांव जाने के लिए कैसे मनाएंगे। अगले सीन में स्पीलबर्ग अपना दिमाग लगाता है और बेला को उसके स्टूडियो के एड शूट करने बिट्टू के गांव जाने को कहता है, क्योंकि वहां की लोकेशन अच्छी है। बेला को आइडिया अच्छा लगता है और वो जाने के लिए मान जाती है। फिर सभी लोग गांव निकल जाते हैं। रास्ते में पादरी भी उनके साथ हो लेता है, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही अलग हो जाता है ताकि मुंजा को शक ना हो। फिर गांव में सभी लोग एड शूट करने लगते हैं ताकि बेला को दाल में कुछ काला ना लगे। बाद में बेला बिट्टू को बताती है कि कूबा उसकी मर्जी के खिलाफ उसे लंदन ले जाना चाहता है, इसलिए उनकी एंगेजमेंट टूट गई है। तभी कूबा वहां पहुंच जाता है और बेला से माफी मांगने लगता है। ये सब हो ही रहा था कि मुंजा आ जाता है। वो कूबा को बेला से प्यार भरी बातें करते हुए देख लेता है और इससे उसको काफी गुस्सा आ जाता है। वो कूबा को घसीटते हुए जंगल में ले जाता है। घायल होने की वजह से कूबा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में बेला डॉक्टर से पूछती है कि कूबा ठीक तो हो जाएगा ना। तब डॉक्टर बोलता है कि जंगली कुत्तों ने कूबा को इस तरीके से घायल किया है कि कूबा कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर बेला को सदमा लग जाता है। एक बार फिर मुंजा आ जाता है और बेला को घूरने लगता है। बेला को कुछ पता ना चले इसलिए बिट्टू और स्पीलबर्ग एक स्टोर रूम में आ जाते हैं। इतने में रुकू भी वहां पहुंच जाती है और उसे भी मुंजा दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो भी मुंजा की वंशज थी। मुंजा सबको डराते हुए जल्दी से शादी करवाने के लिए कहता है। अब मुंजा को खत्म करने वाले प्लान में बिट्टू और स्पीलबर्ग के साथ रुकू भी शामिल हो चुकी थी। ये सभी शादी की तैयारी करने में लग जाते हैं। अगले दिन बिट्टू नारियल पानी में कुछ नशीला मिलाकर बेला को पिला देता है, जिससे बेला टल्ली हो जाती है। उधर स्पीलबर्ग और रुकू किसी के घर से एक बकरी चुरा कर ले आते हैं। सब कुछ रेडी होने के ये पादरी से बात करते हैं। पादरी उन्हें फिर से सारा प्लान याद दिला देता है, लेकिन इस बार वो एक वार्निंग देता है कि खास निशान सिर्फ बकरी के ऊपर बनाना है। अगर किसी और पर निशान बना तो मुसीबत हो जाएगी। ये तीनों बेला और बकरी को लेकर चेटुक्वाडी पहुंच जाते हैं। बेला को जैसे ही पता चलता है उसकी शादी बकरी से होने वाली है, वो खुश हो जाती है। फिर बिट्टू एक हथियार की मदद से अपना खून निकालता है और बकरी के सिर पर निशान बना देता है। साथ में मुंजा के बताए कुछ मंत्र भी पढ़ता है। ऐसा करते ही बकरी हवा में उड़ने लगती है और मुंजा बकरी की बॉडी में आ जाता है। मुंजा के बकरी की बॉडी में आते ही बिट्टू और रुकू उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उधर हथियार पर लगे खून से बेला अपने सिर पर वैसा ही निशान बना लेती है जैसा निशान बकरी के सिर पर था। नशे में होने की वजह से उसे लगता है कि उसने अपने दूल्हे यानी बकरी के जैसा ही मेकअप किया है। अब बिट्टू बकरी को मार पाता उससे पहले निशान की वजह से मुंजा की आत्मा बेला में और बेला की आत्मा बकरी में चली जाती है। बेला की बॉडी में आकर मुंजा सबको मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन पेड़ की टहनी से टकराकर नीचे गिर जाता है। सबको ये समझ आता है कि आत्मा की अदला बदली हो गई है, इसलिए वो सब मौका देखकर बकरी को उठाकर भागने लगते हैं। भागते हुए वो सभी पादरी को पूरी बात बताते हैं। पादरी कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन बकरी को कहीं जाने मत देना, नहीं तो बेला कभी नहीं मिलेगी। ये सभी गांव पहुंचते हैं। तभी बालू के साथ वो आदमी आ जाता है जिसकी बकरी रुक्कू ने चुराई थी। ये सभी बकरी को ले जाने से मना करते हैं, लेकिन बालू और वो आदमी इनकी एक नहीं सुनते और बकरी लेकर वहां से चले जाते हैं। जब इन तीनों को कुछ नहीं सूझता तो ये घर आ जाते हैं और पम्मी को चढ़ा भगा कर बताते हैं कि बालू ने इनकी बकरी छीन ली है और बिट्टू को मारा भी है। ये सब सुनकर पम्मी बालू से बकरी को लेने के लिए जाने लगती है। ये घर से निकलते इससे पहले मुंजा जो बेला की बॉडी में था घर के अंदर आ जाता है और बिट्टू को मारने की कोशिश करने लगता है। मौका देकर स्पीलबर्ग और रुक्कू बाहर भाग जाते हैं। मुंजा से बचने के लिए दोनों माँ बेटे एक जगह छुप जाते हैं। तब पम्मी के पूछने पर कि बेला ऐसा क्यों कर रही है, बिट्टू सारी कहानी बता देता है। इस टाइम माँ बेटे एक दूसरे को समझते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तभी मुंजा इन पर हमला कर देता है तो ये घर से बाहर भागते हैं। उधर स्पीलबर्ग और रुक्कू पादरी को लेकर आ जाते हैं। पादरी नमक का घेरा बनाकर मुंजा को एक जगह कैद कर लेता है और आत्मा की अदला बदली करने के लिए बकरी मांगता है, लेकिन बकरी तो वहां थी नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं कि बालू उस आदमी के घर पर मटन खा रहा था जिसकी बकरी रुक्कू ने चुराई थी। तभी वहां पादरी, पम्मी और बिट्टू बकरी लेने आ जाते हैं। पम्मी पूछती है कि वो बकरी कहाँ है जिसे तुमने बिट्टू से छीना था। तब बालू कहता है कि उसने वो बकरी पकाकर खा लिया। दूसरी तरफ मुंजा की पहरेदारी करने के लिए स्पीलबर्ग और रुक्कू बैठे होते हैं। इतने में स्पीलबर्ग हल्का होने जाता है तो उसे असली बेला जो बकरी के अंदर थी दिखाई देती है और वो उसको लेने दौड़ पड़ता है।
मतलब बालू ने कोई और ही बकरी को खा लिया था। इधर मुंजा रोने का नाटक करके रुकू को बेवकूफ बनाता है और नमक के घेरे से आजाद हो जाता है। फिर वो उस जगह पहुंच जाता है जहां ये सब लोग थे। मुंजा बिट्टू को मारने दौड़ता है। असल में वो बिट्टू को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि बिट्टू ने ना सिर्फ उसकी शादी होने से रोक दी थी, बल्कि उसको मारना भी चाहता था। इधर पादरी कहता है कि बालू ने बकरी को खा लिया है तो बेला की आत्मा इसकी बॉडी में होगी, तो आत्मा की अदला बदली करने के लिए इसके सिर पर भी वो निशान बनाना पड़ेगा। फिर पादरी और पम्मी मिलकर बालू के सिर पर वो निशान बना देते हैं। इतने में स्पीलबर्ग उस बकरी को ले आ जाता है जिसमें बेला थी। अब बकरी, बेला और बालू तीनों के सिर पर वो निशान बना हुआ था। इसका नतीजा ये होता है कि फिर से आत्मा की अदला बदली होती है। इस बार बेला तो ठीक हो जाती है, लेकिन बालू की आत्मा बकरी में चली जाती है और मुंजा बालू की बॉडी में आ जाता है। बालू की बॉडी में आने से मुंजा और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब वो एक एक करके सबको मारने लगता है। ये सब कोशिश करते हैं लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर पाते। फिर बिट्टू बेला को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुंजा उसे घायल करके बेला को चेटुकवाड़ी लेकर चला जाता है। तभी बिट्टू को उसकी दादी का अक्स दिखाई देता है जो उसे हिम्मत देते हुए उस छड़ी तक ले जाती है। इस तरह बिट्टू को वो छड़ी मिल जाती है जिससे मुंजा को चोट पहुंचती थी। छड़ी लेकर बिट्टू चेटुकवाड़ी पहुंचता है जहां मुंजा बेला को मारने ही वाला होता है। बिट्टू छड़ी का डर दिखाते हुए मुंजा से बेला को छोड़ने को कहता है। अब बिट्टू और मुंजा भिड़ जाते हैं। छड़ी की मदद से बिट्टू को मुंजा से लड़ने में काफी मदद मिल रही थी। दोनों में अच्छी खासी हाथापाई होती है जिसमें बेला भी बिट्टू का साथ देती है। जैसे तैसे बिट्टू छड़ी से मुंजा की पीठ पर वो खास निशान बना देता है, लेकिन मुंजा काफी ताकतवर था। वो बिट्टू को गले से पकड़कर पीपल के पेड़ से लगा देता है। मौका देखकर बिट्टू पेड़ पर भी वही खास निशान बना देता है। ऐसा करते ही मुंजा, जो अब तक बालू की बॉडी में था, उसे मजबूर होकर पेड़ में जाना पड़ता है और पेड़ की आत्मा बालू के अंदर चली जाती है। अब पेड़ के अंदर बैठा मुंजा पेड़ की टहनियों की मदद से बेला और बिट्टू को मारने की कोशिश करता है। फिर मौका देखकर ये दोनों पेड़ को आग लगा देते हैं और मुंजा से पीछा छुड़ाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बेला हमेशा के लिए ब्राजील जा रही है। तब बिट्टू बेला से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन बेला अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। तो बिट्टू उसे जाने से नहीं रोकता क्योंकि वो मुंजा जैसा नहीं था जो किसी को उसकी मर्जी के बिना पाना चाहता हो। फिर कुछ दिनों के बाद बिट्टू को विजन आता है कि उस पीपल के पेड़ को कुछ लोग काट रहे हैं और अब फिर एक बार मुंजा आजाद होने वाला है। मतलब उस दिन मुंजा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बिट्टू उससे भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसके साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी और मेरा काम पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कहानी कैसी लगी ये कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही फ्यूचर में ऐसे और दमदार एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बन जाइए हमारी कम्युनिटी का हिस्सा और मैं मिलता हूं आपसे एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।